दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट के तहत 366 विभिन्न श्रेणियों में 2000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र सरकार में नौकरी की ख्वाहिश रखने वाले 10वीं 12वीं और स्नातक पास सभी उम्मीदवारों के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। आज की इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 23 जून 2025 रात 11 बजे तक रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 24 जून 2025 रात 11 बजे तक है। ऑनलाइन आवेदन में सुधार की अवधि 28 जून 2025 से 30 जून 2025 रात 11 बजे तक रखी गई है। सीबीटी की संभावित तारीख 24 जुलाई 2025 से 4 अगस्त 2025 के बीच रखी गई है। आवेदन की प्रक्रिया में सहयोग के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-309-0063 जारी किया गया है। अभ्यर्थी इस नंबर पर कॉल कर आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आइए देखते हैं एसएससी की इस परीक्षा में कितनी वैकेंसी रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए 1169 वैकेंसी रखी गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 231 है, एससी के लिए 314, एसटी के लिए 148 है और ओबीसी के लिए 561 रिक्तियां रखी गई हैं। इस तरह एसएससी की इस परीक्षा में रिक्तियों की कुल संख्या 2423 होती है। यह नोट करें कि कुल रिक्तियों में 4% पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 2% पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखा गया है। इस परीक्षा के लिए रीजन वाइज पदों की जानकारी अभ्यर्थी वेब लिंक ssc.gov.in/rhq-post/rhq-post-details पर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। अभ्यर्थी रीजन वाइज पोस्ट ऑफिस संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी वेब लिंक ssc.gov.in/rhq-post/rhq-post-डिटेल्स पर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। 18 से 25 साल के पदों के लिए आवेदकों का जन्म 2 अगस्त 2000 से पहले और 1 अगस्त 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। 18 से 27 साल के पदों के लिए आवेदकों का जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। 18 से 28 साल की आयु सीमा के पदों के लिए आवेदकों का जन्म 2 अगस्त 1999 से पहले और 1 अगस्त 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। 18 से 30 साल की आयु सीमा के पदों के लिए आवेदकों का जन्म 2 अगस्त 95 से पहले और 1 अगस्त 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। 18 से 35 साल की आयु सीमा के पदों के लिए आवेदकों का जन्म 2 अगस्त 1990 से पहले और 1 अगस्त 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। 18 से 37 साल की आयु सीमा के पदों के लिए आवेदकों का जन्म 2 अगस्त 1988 से पहले और 1 अगस्त 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। 18 से 42 साल की आयु सीमा के पदों के लिए आवेदकों का जन्म 2 अगस्त 1983 से पहले और 1 अगस्त 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। 20 से 25 साल की आयु सीमा के पदों के लिए आवेदकों का जन्म 2 अगस्त 2000 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। 21 से 25 साल की आयु सीमा के पदों के लिए आवेदकों का जन्म 2 अगस्त 2000 से पहले और 1 अगस्त 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। 21 से 27 साल की आयु सीमा के पदों के लिए आवेदकों का जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। 21 से 28 साल की आयु सीमा के पदों के लिए आवेदकों का जन्म 2 अगस्त 1997 से पहले और 1 अगस्त 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। 21 से 30 साल की आयु सीमा के पदों के लिए आवेदकों का जन्म 2 अगस्त 1995 से पहले और 1 अगस्त 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। वहीं 25 से 30 साल की आयु सीमा के पदों के लिए आवेदकों का जन्म 2 अगस्त 1995 से पहले और 1 अगस्त 2000 के बाद नहीं होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि को ही आयोग द्वारा आयु सीमा निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा। बाद में इसे परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में कितनी छूट दी गई है। एससी एसटी को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। वहीं ओबीसी को 3 साल, दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को 10 साल,
ओबीसी कोटि में दिव्यांग श्रेणी को 13 साल, एससी/एसटी कोटि में दिव्यांग श्रेणी को 15 साल की छूट दी गई है। वहीं पूर्व सैनिकों को आयु सीमा में 3 साल की छूट प्रदान की गई है। आवेदक ऊपरी सीमा में छूट पाने के लिए अपनी पात्रता की सावधानी पूर्वक जांच कर सकते हैं। अगर पात्र हैं तो उन्हें उनके लिए लागू उचित आयु छूट का कोड भरना होगा। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप क्या रखा गया है। मैट्रिकुलेशन स्तर 10+2 स्तर, स्नातक और उससे ऊपर के स्तर के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाले पदों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों की 3 अलग-अलग कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं होंगी। विषयों, अंकों और प्रश्नों की संख्या का विवरण यहाँ दिया गया है। परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। चारों पेपर में प्रश्न 25-25 नंबर के रहेंगे। वही चारों पेपर में अधिकतम नंबर 50-50 निर्धारित किया गया है। इसके लिए अभ्यर्थियों को 1 घंटे की अवधि दी जाएगी। वही दिव्यांग उम्मीदवारों को 80 मिनट की अवधि दी जाएगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक की कटौती की जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। अगर कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जाती है तो आयोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना रिजल्ट जारी करेगा। जहां आवश्यक योग्यता निर्धारित की गई है वहां टाइपिंग, डाटा एंट्री, कंप्यूटर संचालन आदि जैसे कौशल परीक्षण आयोजित किए जाएंगे जो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर अंतिम आंसर कीज डाली जाएगी। उम्मीदवार आंसर कीज देख सकते हैं और अपना निवेदन अगर कोई हो तो आयोग द्वारा दी गई सीमा के भीतर प्रति प्रश्न 100 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करके प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए देखते हैं चयन प्रक्रिया कैसी रखी गई है। इन पदों पर भर्ती कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे अभ्यर्थी जो एक ही क्षेत्र में एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करते हैं, एक ही या विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों मैट्रिकुलेशन, उच्च माध्यमिक और स्नातक और उससे ऊपर के कई पदों के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। सामान्य उम्मीदवारों को एक स्तर श्रेणी के पद के लिए केवल एक बार परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। किसी विशेष श्रेणी के पद की रिक्तियों की संख्या के आधार पर उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में स्कोर और योग्यता के आधार पर जांच के अगले चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगले चरण की जांच के लिए चुने गए उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम के बाद शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, श्रेणी, आयु, छूट आदि के संबंध में सभी सहायक दस्तावेजों की सब सत्यापित प्रतियां आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। किसी विशेष श्रेणी के पद के लिए जांचन में पात्र पाए गए सभी योग्य उम्मीदवारों को संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवारों को नीचे उल्लेखित सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इससे पहला है मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट, दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट कैटेगरी अप्लाइड फॉर, तीसरा है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ बिलोंग्स टू रिजर्व्ड कैटेगरीज, चौथा है पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आवेदन कैसे करें। अभ्यर्थियों को प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा और प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए शुल्क भी अलग अलग देना होगा। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर या मोबाइल एप्लीकेशन ऐप माई एसएससी जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है के माध्यम से जमा किया जा सकता है। सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आयोग की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करना होगा, क्योंकि पुरानी वेबसाइट ssc.nic.in पर जनरेट किया गया ओटीआर नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुनें। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन शुल्क क्या रखा गया है। सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। वहीं महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी, दिव्यांग अभ्यर्थियों और भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान केवल भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टर या रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा किया जा सकता है। निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं अभ्यर्थी आवेदन में सुधार कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद आयोग उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए 3 दिनों की अवधि प्रदान करेगा। इस अवधि में उम्मीदवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुधार प्रविधन के बाद अपना आवेदन पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
आयोग पहली बार आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए ₹200 का एक समान शुल्क लगाएगा। वहीं दूसरी बार आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए ₹500 का शुल्क लगाया जाएगा। आवेदन में सुधार के लिए निर्धारित सुधार शुल्क सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, चाहे उनका लिंग और श्रेणी कुछ भी हो। केवल नवीनतम संशोधित परिवर्तित आवेदनों को ही वैध माना जाएगा और उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत पिछले आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा एसएससी के 9 क्षेत्रीय कार्यों के अधीन आने वाले राज्यों में आयोजित की जाएगी। इसमें पहला है सेंट्रल डिवीजन बिहार और उत्तर प्रदेश। इसमें भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। दूसरा है ईस्टर्न रीजन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। इस रीजन में श्री विजयपुरम, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, सूरी, आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, बालासोर, बहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, राउरकेला, ढेंकानाल, गंगटोक, कोलकाता, सिलीगुड़ी और कल्याणी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अन्य क्षेत्रों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास प्राथमिकता के क्रम में 3 केंद्रों देश में कहीं भी चुनने का विकल्प होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद में केंद्र बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा। हालांकि आयोग विज्ञापन में दी गई केंद्रों की सूची के अतिरिक्त नए परीक्षा केंद्र जोड़ने या उपरोक्त सूची में किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र को चुनने वाले अभ्यर्थियों को किसी अन्य परीक्षा केंद्र के आवंटन का अधिकार सुरक्षित रखता है। दोस्तों, उम्मीद है एसएससी की इस वैकेंसी की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।